प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं अजय भागर के आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज मैं एक बहुत ही संवेदनशील और रोचक विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं। आपको जैसा कि मालूम है कि पिछले 2 महीने पूरी तरह से बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई थी और अंततः आज उसका समापन हो गया। चुनावी रणभूमि कैसी रही यह किसी से छुपा नहीं रहा और लगभग सभी लोग जानते हैं कि इसमें कौन कौन से मुद्दे सक्रिय रहे और किन किन मुद्दों पर लोगों ने गौर फरमाया। तो मित्रों, मैं चाहूंगा कि आज इसी मुद्दे पर जो स्पर्धा प्रकाशन ने अपने इतने दिनों के अनुभव के आधार पर कुछ विश्लेषण निकाले हैं या जो अब तक होते आया है उसके आधार पर वह कुछ कहने की स्थिति में है, अपने टीम के बदौलत, जो कि बिहार में भी चुनाव के माहौल में दौरान जो उसने इस पर काम किए हैं उनकी बदौलत, तो हम आज इस स्थिति में हैं कि कुछ बता सकें कि इसमें कौन कौन से मुद्दे प्रभावशाली रहे इस चुनाव में और उनका क्या उम्मीद है कि वह किस तरह से इस चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार चुनाव 2025 बिहार पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करता है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत अधिक संख्या में एमपी भी चुनकर दिल्ली पहुंचते हैं और साथ ही साथ 243 सीटों का यह विधानसभा का सदन है। तो इस दृष्टिकोण से भी इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, साथ ही साथ बहुत सारे इसके एंगल हैं जो कि इस चुनाव में अपना दखल अंदाजी देते हैं, जिस पर कि सभी एक्सपर्ट्स की नजर रहती है। तो हमने भी कोशिश की है कि देखें कि इसमें कौन कौन से कारक थे जिन्होंने की प्रभाव डाला है। तो अब विलंब न करते हुए आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि बहुत सारे चैनलों के जो बड़े नामी गिरामी हैं उनके अपने अपने विश्लेषण, उनके एग्जिट पोल के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। उन सबका एक अपना आकलन, अपना दावा है, लेकिन स्पर्धा प्रकाशन ने इन सबसे अलग हटकर वह मुद्दों पर आधारित मतदाताओं के विचार जानने की कोशिश की है और उसके बेसिस पर मतदाताओं की संख्या और जिस वर्ग के मतदाता हैं उनके आधार पर जो इसने विश्लेषण एक अपना निकाला है, एक अपनी राय विकसित की है और उसके आधार पर हम बताने की स्थिति में हैं कि आज बिहार विधानसभा किस ओर जाने वाला है या इसकी क्या स्थिति होने वाली है। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करें और देखें कि आने वाले दिनों में यह किस हद तक यह सटीक बैठता है और कहां तक यह सही उतरता है। जो हमारी टीम ने देखा उसमें उनकी देखने का नजरिया, उनके विश्लेषण करने का तौर तरीका और साथ ही साथ जो समाज पर एक नज़र रखने वाले हमारे एक्सपर्ट और पैनल हैं उनकी क्या इसमें भूमिका रहती है और उसका क्या आउटकम होता है। तो आइए देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह बिहार का मानचित्र है। यह समूचे बिहार में कुल 2 फेज में चुनाव संपन्न हो गए। एक 6 नवंबर को हुआ, नवंबर 25, और दूसरा आज 11 नवंबर 25। ये चुनाव संपन्न हो गए और सभी उम्मीदवारों के भाग्य ईवीएम में बंद हो गए। तो अब आइए हम जानें कि इस चुनाव में कौन कौन से मुद्दे प्रभावशाली रहे और उनका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा चुनाव में, जो कि रिजल्ट को प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जिनको आधार बनाया है उसे आप देखें, जो कि इस चुनाव में काफी गंभीरता से लिए गए और काफी जोरदार तरीके से उठाए गए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने 10 पैरामीटर चुना है, जिसके बेसिस पर हमने कोशिश की है कि जाने कि यह रिजल्ट आखिर किस ओर जाने वाला है और किसकी सरकार फ्यूचर में बनने वाली है। 3-4-5 दिनों में वह स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो आप देखें जो हमारे पैरामीटर्स हैं, जो चुनावी मुद्दे रहे और आपको बराबर पिछले 2 महीने में बराबर ये सुनने को मिले, उसमें जंगल राज, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विदेशी नागरिकता, युवा नेतृत्व, अनुभवी नेतृत्व, उद्योग धंधे, रोजगार, जातीय समीकरण और बिहारी फर्स्ट, ये सारे मुद्दे इसमें कारगर ढंग से काम किए हैं। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने, हमारी टीम ने ग्राउंड धरातल पर जाकर जो काम किया है और देखा है उसके अनुसार, इसी बेसिस पर हमने सबको इसमें मोटा मोटी सबको हमने समान वेटेज दिया है। तो 10-10 पॉइंट दिया है। इस प्रकार से कुल 100 पॉइंट्स होते हैं, कुल 100 पॉइंट्स होते हैं।
अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि इनमें से किन किन गठबंधन को कितने कितने पॉइंट्स मिलते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये भगवा रंग एनडीए प्लस एनडीए अलायंस, फिर इंडिया अलायंस भी जिसे कहते हैं, ये ग्रीन कलर का, और एक नई उभरती हुई पार्टी जो काफी तेजी से लोगों के बीच में घर कर रही है, वो जेएसपी जन स्वराज पार्टी। तो इस प्रकार, जिसके कि प्रशांत किशोर नेता हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये जो 10 पॉइंट्स हैं, इसमें किसको कितने कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं और हमने जो एनालिसिस किए हैं उसके क्या क्या रिजल्ट रहे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं और वह है जंगल राज। आपने सुना होगा कि कहा जाता रहा है कि 15 सालों का जंगल राज खत्म हुआ और नीतीश कुमार का सुशासन आया। तो जंगल राज आज भी प्रासंगिक है और यह किस हद तक रोल प्ले करता है, जिसके चलते जो भी यहाँ नेता आते हैं, चाहे वह केंद्रीय स्तर के हों या राज्य स्तर के, सभी इसका उपयोग करते हैं। तो उस चीज को सबसे ज्यादा जो भुनाने का काम करती है वो एनडीए करती है, और अभी जेएसपी ने भी इस मुद्दे को भुनाने का काम किया, अपने पक्ष में माहौल बनाने के रूप में इस पॉइंट का, इस चुनावी मुद्दे का इस्तेमाल किया। तो इसके बेसिस पर जो सबसे ज्यादा फायदा होते हुए भी दिख रहा है वह एनडीए को ही हो रहा है। उसे 10 में से 7 पॉइंट मिल रहे हैं, 7 पॉइंट मिल रहे हैं एनडीए को। स्वाभाविक है कि इंडिया गठबंधन का जो सबसे बड़ा दल है महागठबंधन का, वह आरजेडी है और उसी के खिलाफ इसका इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए इसके पास इसमें कोई अंक इसको नहीं मिलते हैं। जो रिमेनिंग पार्ट है 3, वह जेएसपी के खाते में जाता है। तो इस प्रकार इसमें 7 एनडीए, 3 जेएसपी। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, सुशासन। सुशासन की अगर बात की जाए, इसमें भी 10 पॉइंट आपके हैं। तो सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार विख्यात रहे हैं और बिहार में बाहर है नीतीश कुमार हैं, यह नारा भी बहुत प्रचलित हुआ था। खासकर लड़कियों और महिलाओं में इनकी काफी क्रेज देखी जाती रही थी। तो सुशासन के रूप में अगर बात की जाए तो इसमें एनडीए के लिए इसमें 5 पॉइंट जा रहे हैं, एनडीए को 5, और इंडिया को भी इसमें कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं। इसलिए मिल रहे हैं कि तेजस्वी ने भी नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई थी और उसमें उनका अहम रोल रहा था, उप मुख्यमंत्री भी रहे थे, और उनके ऊपर में उस शासन के दौरान किसी प्रकार का आंच या दाग नहीं था। इसलिए इनको भी इसका कुछ पॉइंट्स मिल रहा है। तो इसमें इनको 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं और अभी इनका तो जो कि कार्यकाल देखा जाना बाकी है, इसलिए इनको इसमें 1 पॉइंट मिल रहा है। अब आते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें। तो शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो इसमें सही बात है कि गर्ल्स को स्कूल तक जाने में नीतीश कुमार का काफी बड़ा योगदान रहा और एनडीए ने काफी अच्छा काम किया। लेकिन फिर भी जिस स्तर का यहाँ शिक्षा का माहौल होना चाहिए, स्तर होना चाहिए था, जो अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय कॉलेजेस ओपन होने चाहिए थी, उसका अभाव रहा। और इस चीज को तेजस्वी यादव ने खासकर इस चुनाव में काफी जोर शोर से उठाया, जिसका एडवांटेज भी उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की जाए, इन्होंने एक्चुअली कहा ही है कि दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, इसी पर इन्होंने पूरा फोकस रखा तेजस्वी ने। तो उसका एडवांटेज इनको इस चुनाव में इस मुद्दे का मिल रहा है और इसमें इनको 10 में से 3, एनडीए को 3 पॉइंट मिल रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को इसमें 5 पॉइंट और जेएसपी को 2 पॉइंट मिल रहा है। अब आगे आते हैं विदेशी नागरिकता, एनसीआर वाला, जो खासकर जो सीमांचल का क्षेत्र है, जो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, ये सब एरिया जो है, तो उसमें ये बार बार बातें उठती है कि जो भी बांग्लादेशी नागरिक होंगे उनको हम बाहर करेंगे, और यह मुद्दा एनडीए के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। तो इसका एडवांटेज भी इन्हें मिला है, लेकिन उस तरह से लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया है। तो इस प्रकार से इसका एडवांटेज एनडीए को बहुत थोड़ा सा मिल रहा है, इसमें 2 पॉइंट, और लोगों ने इसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ा है। तो विदेशी मुद्दा के मामले में इनको 6 पॉइंट, बल्कि और गोलबंदी हो गई है, और जिसके परिणाम स्वरूप इनको 6 पॉइंट मिलता है और 2 पॉइंट
प्रशांत किशोर जी को 2 पॉइंट इसमें जाता है। अब आता है युवा नेतृत्व। स्वाभाविक है कि तेजस्वी आज के दिन में बिहार के युवा नेतृत्व के सबसे प्रबल उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, और उनको इसका एडवांटेज मिलता भी है। उनके सभाओं में भी आपने देखा होगा कि जो युवा हैं वो इनके लिए क्रेज में है। उनका यह मानना है कि अगर तेजस्वी आते हैं तो उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे, और युवा वर्ग प्रभावित करता है अपने आसपास के माहौल को, अपने घर परिवार के माहौल को, और मतदान में करने और कराने में उनकी बहुत अहम भूमिका होती है। साथ ही साथ एक हवा भी बनाने का जो काम होता है, माहौल होता है, उसमें भी युवाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसकी अगर बात की जाए युवा नेतृत्व की, तो युवा नेतृत्व के मामले में यहाँ पर ये युवा नेतृत्व, क्योंकि इसमें भी असमंजस की स्थिति है कि नीतीश कुमार रहेंगे मुख्यमंत्री, नहीं रहेंगे, और युवा तो रहे नहीं अब। तो इस एंगल से देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा तेजस्वी को हो रहा है। उनको 7 अंक इसमें मिल रहे हैं और 3 प्रशांत किशोर को। इसके बाद अनुभवी नेतृत्व की बात की जाए तो स्वाभाविक है कि अनुभव के मामले में नीतीश कुमार साथ तो कोई हो नहीं सकता है। तो अनुभवी नेतृत्व की बात की जाए तो यहाँ पर इनको एडवांटेज मिल रहा है। इनको 6 पॉइंट इसमें मिल रहे हैं और 3 पॉइंट तेजस्वी के खाते में जा रहा है और 1 जन सुराज पार्टी के। उद्योग धंधे की अगर बात की जाए तो हमेशा से महागठबंधन यह कहते रहा है कि उद्योग धंधे बिहार में स्थापित नहीं हो रहे हैं। गुजरात और अन्य प्रदेशों में जो भाजपा शासित राज्य हैं वहां उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं और यहाँ के लोग केवल एक मजदूर बनकर रह गए हैं। तो स्वाभाविक है कि इसका एडवांटेज विपक्ष ने ज्यादा उठाया है, जो रूलिंग पार्टी है उससे ज्यादा। तो उद्योग धंधे के मामले में भी यहाँ एनडीए को केवल 3, 5 महागठबंधन को और 2 जन सुराज पार्टी को। अब आते हैं उद्योग धंधे के बाद रोजगार। तो रोजगार की तो जैसे कि हम लोग लोक लुभावन वादे में काफी विश्वास करते हैं और तेजस्वी ने तो यहां तक कह दिया है कि हम प्रत्येक परिवार के लोगों को जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है, एक सरकारी नौकरी देंगे। तो ये भले ही फुलफिल हो या ना हो, ये बाद की बात है, लेकिन इसका इम्पैक्ट यहाँ के मतदाताओं पर निश्चित रूप से देखने को मिलता है और उनमें एक उम्मीद की किरण बनी है कि रोजगार उन्हें मिलेगा तो यही इंडिया वाले महागठबंधन के द्वारा ही मिल पाएगा। तो इस दृष्टिकोण से अगर रोजगार को हम देखें तो इसमें 4 पॉइंट मिलता है एनडीए को, 5 पॉइंट मिलता है महागठबंधन को और 1 पॉइंट मिलता है जन सुराज पार्टी को। तो ये रोजगार की बातें हो गई। अब अगर बात की जाए जातीय समीकरण, आपको पता है बिहार में जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और इसीलिए कोई भी पार्टी इससे अछूता नहीं रह पाती है। सभी का एक अपना गणित होता है कि किस पार्टी के किस कंस्टिट्यूएंसी में कौन सी जाति के लोग ज्यादा हैं, उसी हिसाब से सीटों का वितरण किया जाए या टिकटों का वितरण किया जाए। तो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे जो भी बड़ी पार्टियां हैं, एनडीए या इंडिया, ये दोनों इसमें बराबरी का दर्जा रखती हैं, इन्हें भी और इन्हें भी। इनकी स्थिति थोड़ी अलग है, लेकिन अभी उतनी पैठ नहीं बन पाई है मतदाताओं के बीच में, तो इसलिए इसमें 2 पॉइंट इनको जाता है, 4 और 4 दोनों को जाता है जातीय समीकरण में। इन्होंने हालांकि कम ख्याल रखा है, लेकिन इसके बावजूद विनिंग फैक्टर के आधार पर हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स बनाए हैं, तो वो रहा। उसके बाद एक आखिरी लेकिन बहुत ही नया एक टर्म है बिहारी फर्स्ट। जिस तरह से अमेरिकी फर्स्ट ट्रंप का नारा था, उसी प्रकार बिहारी फर्स्ट ये नारा यहाँ के महागठबंधन की ओर से आया या खासकर जन सुराज पार्टी की तरफ से आया कि हम बिहारी को प्राथमिकता देंगे और बिहार में ही वो सब काम करेंगे जो अन्य राज्यों में और सरकारें करती हैं। तो इसका इम्पैक्ट हुआ और लोगों को लगा कि ये जो बाहर की सरकार, ये महागठबंधन या जन सुराज पार्टी, ये नैरेटिव बनाने में ये कामयाब हुए
कि बाहरी लोग आकर यहाँ पर अपना रूल थोपें, तो खासकर वो नहीं चलेगा। और खासकर जो इन्होंने कहा कि बाहर के लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री की तरफ इशारा हो या गृह मंत्री की तरफ, उनका यहाँ पर शासन नहीं चलेगा, हम बिहारियों का शासन हमारे यहाँ चलेगा। तो बिहारी फर्स्ट को अगर बात की जाए तो इस मुद्दे पर जो वोट का जो लोगों का नजरिया रहा, तो यहाँ पर इसमें कोई इनको अंक नहीं मिला। बाद बाकी 6 पॉइंट यहाँ पर मिला और इनको 4 पॉइंट मिला। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो ये हमारा पूरा होता है डाटा कि किसको कितने कितने पॉइंट मिल रहे हैं 100 पॉइंट्स में। तो उस दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे यहाँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ कुल पॉइंट जो हमारे 100 हैं, तो आप देखें कि किसको कितने कितने पॉइंट मिल रहे हैं। आप इधर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुल 34 पॉइंट इनको आते हैं, इनको 45 पॉइंट आते हैं और इनको 21 पॉइंट आते हैं। और छोटी मोटी जो निर्दलीय हैं या वैसे दिन की पार्टी है, उसको अभी हम लोग कंसिडरेशन में नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार से इतने इतने पॉइंट्स सबके बन जाते हैं। अब इतने इतने पॉइंट्स बन गए तो इस बेसिस पर, जैसा कि हमने कहा कि हमने कोशिश की है यह देखने की कि कितने कितने मतदाता जिसके बेसिस पर हम लोगों ने पॉइंट दिए हैं उनका क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है वोटिंग के टर्म्स में, और उसके बेसिस पर कितनी कितनी सीटें जीती जा सकती है। तो वो जो आंकड़ा आ रहा है वह कुछ इस प्रकार है। ये इसमें जो आप देख पा रहे हैं प्राप्त सीटें कि अब इस बेसिस पर कितनी कितनी सीटें पास जा सकती हैं, तो ये आंकड़ा आता है 100 का, ये आंकड़ा आता है 120 का, और ये आंकड़ा आता है 15। और जो रिमेनिंग आपको 8 सीट्स है, 8 सीट्स ये जा रही है अदर्स को। तो फ्रेंड्स, एक नए नजरिए से हम लोगों ने कोशिश की कि इस बिहार चुनाव को हम लोग देखें और इसका आउटकम क्या हो रहा है या हम इससे मैच कराने की कोशिश करें जो एक्चुअल है। तो इससे हम लोग फ्यूचर में भी एक एनालिसिस करने की स्थिति में होंगे कि जो मुद्दे हैं उसके बेसिस पर अगर एनालिसिस किया जाए, उसके बेसिस पर मतदाताओं के रुख को जानने की कोशिश की जाए, तो उसके नतीजे कितने सटीक हो सकते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कुल पॉइंट्स हमारा यहाँ 100, इसमें 100, उसमें 45 34 हमारे एनडीए को, 45 इंडिया को और 21 जेएसपी को, जिसका रिजल्ट के रूप में अगर हम लोग नंबर ऑफ सीट्स के बारे में अगर देखना चाहें तो 100, 120 और 15 का ही आंकड़ा आता है। तो इस प्रकार से अगर इस डाटा को अगर हम लोग अगर माने कुछ देर के लिए कि अगर ये सही होता है, तो एक हंग असेंबली का एक हम लोग मान सकते हैं कि एक हंग असेंबली की पॉसिबिलिटी बनती है, जिसमें कि कुछ लोगों की जरूरत किसी भी पार्टी के लोगों को पड़ सकती है। और इसमें यह भी उतना ही रोचक और उतना इंपॉर्टेंट होगा कि इसमें जो इतने भी सीटें दिखाई गई हैं, यह एक सुविधा के लिए हमने एग्जैक्ट नंबर ले लिया है। अदरवाइज 5%, 6% प्लस माइनस की स्कोप संभावना हर हमेशा रहती है, जो अनफॉर्सिन कंडीशंस या सिचुएशंस होते हैं उसके एंगल से। तो अब ज्यादा इंतजार हमें तो करना है नहीं, कुछ दिनों में ही की बात है। 2 दिनों के बाद, मतलब आज 11 तारीख हो गया, आज तो वोटिंग का फाइनल हो गया, और इसके बाद से 14 तारीख को इसकी गणना भी हो जाएगी और रिजल्ट भी हमारे सामने होगा। हम कोशिश करेंगे कि देखें कि किस हद तक हम आपको यह बताने में सक्षम हो पाए वेल इन एडवांस कि बिहार का आने वाले दिनों में क्या तस्वीर बिहार विधानसभा की होने वाली है और आप किस प्रकार के गवर्नमेंट की यहाँ उम्मीद या अपेक्षा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का यह टॉपिक मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर किसी तरह के सुझाव की जरूरत हो या अगर आप इससे भिन्न अपना विचार रखते हो तो हमें जरूर बताने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग फ्यूचर में भी इस तरह के जो भी एक्टिविटीज या क्रियाकलाप हो
या जो भी इस तरह के रोचक चीजें हो उन पर हम ढंग से एनालिसिस करके सटीक कुछ विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सबों को नमस्कार, धन्यवाद।